तरीके से फीडबैक करना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि उपलब्ध परीक्षण माप है। जो उपलब्ध परीक्षण होता है किसका माप कहलाता है? बुद्धि का, मानसिक योग्यता का, ज्ञान का या शारीरिक दक्षता का कहलाता है? तो उपलब्ध परीक्षण जो होता है या उपलब्ध परीक्षण का जो माप होता है वह कौन सा कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों साथियों ज्ञान का। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उपलब्ध परीक्षण स्कूल से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण होता है और इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी बालक बालिका ने कितनी उन्नति की है और विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है। तो उपलब्ध परीक्षण की बात होती। सभी लोग समझ गए? आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, आवधिक परीक्षा या मासिक परीक्षा होती। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे जो बेहतर तरीका होता है वह होता है मासिक परीक्षा लेना। मासिक टेस्ट आपने होते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि उपलब्ध परीक्षण के उद्देश्य में ही है। उपलब्ध परीक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने हेतु एक उचित और विश्वसनीय परीक्षण करना, छात्रों के मध्य भेद कर उनमें मेधावी, औसत, मंदबुद्धि छात्रों बालक बालिकाओं को चयन करना, छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, छात्रों की समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की रुचि, अभिवृत्ति एवं उनकी क्षमताओं का पता लगाना। तो ये 5 आपके उद्देश्य हैं उपलब्ध परीक्षण के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जब कोई भी बच्चा फेल होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपसे बनना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि व्यवस्था फेल हुई। 4 ऑप्शनों में से आप किसको चयन करेंगे? देखिए, जब बच्चा फेल हो जाता है इसका तात्पर्य यही होता है कि व्यवस्था फेल हुई। कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई की व्यवस्था हुई है, तरीके आपके फेल हुए हैं। ट्यूशन तो यहाँ से कोई कार्य नहीं होता है। ट्यूशन शब्द देखिए, समझिए, बालक बालिका में पढ़ने में अगर ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ट्यूशन लेना मतलब अतिरिक्त खर्चा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पेडागोजी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो व्यवस्था फेल होना यहाँ पे कहला जाएगा। और ये पिछले MP टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में ये सारे पूछे गए प्रश्न भी आपके कंबाइंड किए गए। अगला, परीक्षा में विद्यार्थी बालक बालिका से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? आपकी नियुक्त हो चुकी है, आप शिक्षा आप अध्यापक अध्यापिका बन चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, तो परीक्षा में जो बालक बालिका होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, उन्हें किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछना चाहिए? स्मृति और समझ पर आधारित, वस्तुनिष्ठ, समकक्ष, अनुप्रयोग आधारित, या केवल वस्तुनिष्ठ पूछना चाहिए? तो केवल शब्द तो निगेटिव ही माना जाता है पेडागोजी में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समक्ष एवं अनुप्रयोग आधारित जो है परीक्षा में विद्यार्थियों से संबंधित पूछा चाहिए। तो उसके समक्ष भी होना चाहिए सिलेबस के, और कुछ अनुप्रयोग भी वहाँ पे होना चाहिए। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें पहचानना है, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर या सत्य सत्य वाला। सभी लोग बताइएगा। तो वस्तुनिष्ठ मतलब है, वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही, A to Z जो चीज़ आप बोलेंगे वही उत्तर होगा। तो कहीं ना कहीं सत्य सत्य, क्योंकि सत्य होगा तो सत्य करेंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटने वाला, ना राइटिंग के कटेंगे ना स्किल के कटेंगे। ठीक है, तो वह कहलाता है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ यहाँ पे सत्य सत्य हो जाएगा, जोड़ी मिलान वाला हो जाएगा, ठीक है, सही विकल्प हो जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएगा, ये सारे आपके, ठीक है, ये सारे आपके हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा कि जब परीक्षार्थी बालक बालिका की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? मान लीजिए आपकी कक्षा में परीक्षा विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या अधिक है, तो किस प्रकार के प्रश्न के द्वारा जो है उनका मूल्यांकन आप कर सकते हैं? अति लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, या आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब आपके कक्षा में परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार की कक्षा में जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है चयन करना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो निबंधात्मक में तो बहुत टाइम का इशू होगा, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं। अगला, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताना है आपको। कोई भी अच्छी परीक्षा आपके लिए, आप भी परीक्षा देंगे,
आप भी आने वाले सिलेक्शन के बाद एग्जाम में परीक्षा लेंगे, तो कोई अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताना है कि किसे हम अच्छी परीक्षा कह सकते हैं। तो वैधता को कह सकते हैं, व्यावहारिकता और मूल्यांकन, इन 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो अच्छी परीक्षा के कहला सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है, यह मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न 2019 से पूछा गया प्रश्न है कि परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है। परीक्षण किस लिए किया जाता है? शिक्षण के लिए किया जाता है, ना कि शिक्षण के परीक्षण के लिए है। तो परीक्षण के लिए शिक्षण नहीं है, शिक्षण जो है परीक्षण के लिए जो किया जाता है वह शिक्षण के लिए किया जाता है। मतलब कोई हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसका परीक्षण लेते हैं कि वाकई में जो शिक्षण किया गया है वो परीक्षण पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये टॉपिक ध्यान देना है। और यह मूल्यांकन जो लक्ष्य होता है वो आपकी किसका होता है? वह व्यापक लक्ष्य होता है, व्यापकता की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि कहलाएगी? सामूहिक, सामर्थ्य, व्यक्तित्व, प्रक्षेपण। फास्ट सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो बालक की रुचि का परीक्षण का मूल्यांकन जो है कौन सी विधि कहलाती है? वह व्यक्तित्व परीक्षा कहला जाएगी, क्योंकि सभी बालकों की रुचि एक समान नहीं होती है। ठीक है, साक्षात्कार विधि जो अक्सर पूछी जाती है आपके, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण को भी हम साक्षात्कार विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखें आप। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व विधि को ही साक्षात्कार विधि बोला जाता है। साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की रुचि में वृद्धि और मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है। साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं की परीक्षण में विशेष सहायता पहुंचाता है और साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो साक्षात्कार क्या है? मूल्यांकन का एक साधन है, ये ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो साक्षात्कार मूल्यांकन के साधन में आ जाएगा। अगला ब्लूप्रिंट क्या है? और सभी लोगों को पता है ब्लूप्रिंट एक ऐसा टॉपिक जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है। तो ब्लूप्रिंट यहाँ पे क्या होता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट आप लोग जानते होंगे कि अक्सर एग्जाम में 10th 12th में ब्लूप्रिंट आने लगते हैं। जो भी अपने राइटर होते हैं, जो उनके अपने खरीदने के लिए, लुभावने के लिए आते हैं कि हमारे जो राइटर के हैं, पब्लिकेशन हैं, उनकी बुक लें, बच्चे पढ़ें, तो ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र बनेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मतलब प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है ब्लूप्रिंट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होता है? दृश्य से अदृश्य, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, या मूर्त से अमूर्त की ओर। सभी लोग बताइएगा। तो कक्षा में जो प्रस्तावना प्रश्न पूछना, अगर प्रस्तावना प्रश्न पूछा जा रहा है तो शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित हो जाता है? तो प्रस्तावना पूछना मतलब सभी लोग जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना मतलब सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे ऐसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन यानी वही प्रस्तावना होता है। तो जब हम शुरू में लिखते हैं मतलब उससे जानकारी लिखा जाता है, इससे रिलेटेड होगा, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ ज्ञात होती है उसको लिखना है, फिर इसके बाद चलना है। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करता है। प्रस्तावना मतलब पूर्व की जानकारी, उससे रिलेटेड बताना। अगला है बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। जो बहुबुद्ध सिद्धांत उसको वैध क्यों नहीं माना जा सकता है? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल आपके अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं बहुबुद्ध जो सिद्धांत है, अक्सर बहुबुद्ध से प्रश्न आना ही आना है 2 नंबर का, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुबुद्ध का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बुद्ध के टॉपिक से भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे टॉप क्वेश्चन को लेके। तो वो बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, इसलिए माना नहीं जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न कि मौखिक मूल्यांकन द्वारा किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं है। जो मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं, तो अगर मौखिक मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं। यानी आपके लिए जानना जरूरी कि मौखिक मूल्यांकन में ज्ञान के उद्देश्य की जांच कर पाएंगे, अवबोधन कर पाएंगे, ज्ञान उपयोग की कर पाएंगे, लेकिन कौशल की नहीं कर पाएंगे। तो मौखिक मूल्यांकन में कौशल नहीं होगा, क्योंकि मुख के द्वारा कोई कौशल नहीं होता। बोलना कोई एक कौशल होता है, लेकिन कौशल क्रिएटिविटी की बोला गया है। तो मौखिक मूल्यांकन में कौशल उद्देश्य की जांच संभव नहीं हो पाती, इसलिए कौशल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, ये तीनों निबंधात्मक प्रश्न कहलाएंगे। लेकिन सरल प्रत्यय स्मरण करना, तो प्रत्यय स्मरण करना मतलब पुनः स्मरण की बात हो रही है, वो भी सरल कर रहे हैं, तो ये आपका निबंधात्मक प्रश्न नहीं होगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अव्यक्त के अवसर नहीं मिलता है। नेगेटिव वाले ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये बता देते हैं ये आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अव्यक्त को अवसर ना मिले। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तात्मक, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक। तो आप सभी लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे अलग प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ अलग दिया गया है, लेकिन प्रश्नों को वैसे इसमें स्वतंत्र अव्यक्त को अवसर नहीं मिलता है। स्वतंत्र अव्यक्त, ये ध्यान दीजिएगा। तो वस्तुनिष्ठ में कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि जो आंसर होगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती, अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया। डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात की जाती है। सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया वह कहलाते हैं अल्फ्रेड बिने जी। जी हाँ, बिने वे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन का क्षेत्र का जन्मदाता भी माना जाता है, बिने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर दबाव। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाला हमें, ठीक है, ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो वह कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करें। तो सकारात्मक पूर्ण से अनुत्तीर्ण हो जाने का भय नहीं होगा, प्रतियोगिता में भी सकारात्मक प्रकार, माता पिता की ओर दबाव शब्द भी नहीं होगा। तो दो बनते हैं, प्रतियोगिता या अर्थपूर्ण का संबंध। दो आपके ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं जो होना चाहिए। तो वह कारक पूछा गया है, तो प्रतियोगिता कोई कारक नहीं होता है, तो यहाँ पे अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा। तो अर्थपूर्ण संबंध कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है, अर्थपूर्ण संबंध। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनमें से किस घटक पर बल देता है। प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। सभी लोग बताइएगा। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जिस घटक पर बल दिया जाता है वह घटक आपको बताना है, और वह घटक कौन सा है, वह दोस्तों पोषण। जी हाँ, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में पोषण घटक पर बल दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम, तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम ही होता है कौशल का विकास। भाई हमारी क्षमता का विकास हो रहा है, यानी हमारे अंदर जो कौशल हो रहे हैं उनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कौशल का विकास हो जाएगा। तो शारीरिक नहीं कर देना कि क्षमता कोई शारीरिक नहीं होता कि मेरी इतनी ताकत हो गई, मेरी इतनी क्षमता हो गई, नहीं, कौशल से संबंधित होगा। आपको थोड़ा शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के लेवल पे सोचना है, आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है। ये भी सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। ये लगभग रीट में भी आया है, एमपी टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है, और केबीएस में भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया। ठीक, तो बाल केंद्रित आपको ये ध्यान देना है। काफ़ी सरल प्रश्न आपसे बन भी गया होगा। अगला, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तीन ऐसे टॉपिक है जहाँ से 5 से लेकर 8 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है, इन तीनों अवस्थाओं को। तो किशोरावस्था का क्या लक्षण नहीं होता है, तो लक्षण सभी का बनना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, अस्थिरता की समस्या आती है, संवेगात्मक समस्याएं आती है, लेकिन व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि किशोरावस्था भूलने भटकने की अवस्था है, इसमें व्यवहार में अस्थिरता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न और भी प्यारा सा प्रश्न है, इस संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक, आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण विधि, इन चारों में से वस्तुनिष्ठ विधि कौन नहीं है। तो हमें जानना जरूरी कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती कौन कौन है। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ प्रयोगात्मक होगी, उपचारात्मक होगी और निरीक्षण हो जाएगी। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि जो होती है वह आपके यहाँ पे मनोविज्ञान के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, जो संवेद होता है वह सामान्यतः क्या सुख देता है। करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्म अभिमान। तो संवेग जो होता है वह सामान्यतः कहाँ पे सुख देता है, आत्माभिमान, आत्माभिमान। डी ऑप्शन इधर, फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है।
अमूर्त का स्थायी भाव आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध हो जाएगा। अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर, सभी लोग जानते होंगे, ये शिक्षण सूत्र जो आधारित होता है। तो अमूर्त का स्थायी भाव होता है आदर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण होगा। ये अक्सर आता है, ध्यान रखिए। इस प्रकार के आपके कथन रिलेटेड, उद्देश्य रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। यहीं पर आपकी एबिलिटी चेक होती है, आपकी बुद्धिमत्ता सामने आती है, आपके माइंड की मेमोरी में जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन आपने किया है वही आपका चेक होता है। तो किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय होगा, व्यक्तिगत होगा, सहानुभूति होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस उपलक्ष्य पे आप कर रहे हैं। अगर दुखी व्यक्ति को सहानुभूति अगर शब्द कह रहे हैं तो वह निष्क्रिय सहानुभूति कहलाती है, याद रखिए। बहुत से लोग सक्रिय कर लेते हैं, क्योंकि दुखी व्यक्ति को अगर सहानुभूति दे रहे हैं, अगर यहीं पे सुखी व्यक्ति को सहानुभूति देते तो वो फिर आपका सक्रिय हो जाता। किसको आप सहानुभूति दे रहे हैं ये डिपेंड करता है पेडागॉजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की एक विशेषता और भी आ चुकी है। तो हम सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व होता है, लेकिन तीव्र संयोजन नहीं होता, क्योंकि भूलने भटकने की अवस्था में संयोजन तीव्र नहीं कर पाता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही। लगभग आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आधे क्वेश्चन और करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगला सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। तो स्टेटमेंट सभी लोगों को पता है कि स्टेटमेंट या कथन जो होते हैं, ठीक है, वह आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इनमें से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्डाइक का नियम है। तो थार्डाइक के नियम से एक प्रश्न आना ही है। तो थार्डाइक का नियम हमने पढ़ा है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम पढ़ा है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अनुदेशन प्रणाली का उपागम क्या होता है। तो अनुदेशन प्रणाली का उपागम मतलब किस पर होता है, समस्या पर केंद्रित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण क्या होता है। तो समूह विधियों द्वारा वाद विवाद विधि होती, कार्यशाला भी होती, विचार गोष्ठी भी होती, क्योंकि ये चीज़ें समूह में ही की जाती, किसी अकेले आप नहीं कर सकते। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये सभी विधियाँ जो हैं समूह विधियों द्वारा सीखने के एग्जाम्पल्स हैं। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा कारक होगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक मतलब हमारे आसपास, मतलब सामाजिक परिवेश। तो परिवेश यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, परिवेश मतलब आसपास ही हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा ट्रिक समझना है, शब्दों को समझना है, तभी एग्जाम फतेह कर पाएंगे। कई चीज़ें होती हैं, कितना आप रट लें, कितना पढ़ लें, जब आप तक ट्रिकी ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। अगला, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी हो जाएगा। तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण पूछा जा रहा है। जो बच्चा, बालक बालिका मानसिक रूप से हो तो वह सहनशीलता भी होगा, उसमें आत्मविश्वास भी होगी और संवेगात्मक परिपक्वता भी होगी, अर्थात ये सभी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी को कमेंट करना है, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो जो परस्पर संवाद होता है तो कहीं ना कहीं उसमें संवाद में जो विचार होते हैं वो उभर कर आते हैं, तो विचार वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है कि किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को क्या कहते हैं। जब कोई कार्य किया जाता है उसकी जो विशिष्ट योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं। अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोग्यता या अभिवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को ही अभियोग्यता कहते हैं। अगला, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है। और मैंने देखा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड जरूर पूछा गया, हर पेपर में आया। तो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है। गति भी होती है, संभरण भी होती है, परिशुद्धता भी होती है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इस बार 101% एग्जाम फतेह होगा, ध्यानपूर्वक समझना है। और जिनको हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे तो टॉपर नोट्स किस प्रकार के कैसे प्राप्त होगी पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो संबंधित होते हैं वह किससे होते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास मतलब किससे हो जाते हैं, व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है साथियों कि मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाएं से बाएं, पैर से सिर, बाएं से दाएं, सिर से पैर।
तो अक्सर ये पूछे जाने वाला है और सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार किसी बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ ही होता है। ठीक है, तो अब तो लगभग सभी लोग जानते हैं। पहले जो लेवल था स्टडी का बहुत ही कम था, क्योंकि पहले यूट्यूब में इतनी क्लासेज नहीं होती थी। ठीक है, बुक से केवल सभी लोग पढ़ते थे और जो ट्यूशन कोचिंग होती तो बहुत ही हायर लेवल की होती, यानी कि उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं स्टडी का लेवल बहुत ही हाई हुआ है और सभी तक जो है पहुंच रहा है। ये सभी आप लोगों का सहयोग या टीटी फैमिली के द्वारा ही हो रहा है। तो इस सभी मेरे टीटी फैमिली के जो परिवार हैं, आप मेंबर्स हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। अगला, इनमें से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? यानी आपको पता होना चाहिए कि समस्या समाधान को क्या क्या बाधित कर सकती है। अंतर्दृष्टि कर सकती है, मानसिक प्रारूपता कर सकती है, निर्धारण कर सकती है। मोर्चाबंदी का समस्या समाधान से कोई नहीं कर सकता या इसका संबंध ही नहीं है। अगला, इनमें से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अक्सर पूछा जाता है और आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए ना, इन ऑप्शनों से 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, वयस्कावस्था। जो टॉपिक दिए ना, टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। लेकिन समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाना तो वह बाल्यावस्था में होता है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है। पहले अवस्थाएं पूछी जाती थी। जी हाँ, पहले इतना लेवल पहले था 2014 के पहले अवस्थाएं पूछी जाती, अवस्थाओं के एज। लेकिन अब बहुत ही लेवल हाई हो गया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, इतना पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो कोहल वर्ग में हमने प्राक रूढ़ पढ़ा, रूढ़गत पढ़ा, पश्चात रूढ़गत पढ़ा, लेकिन संवेदिक प्रेरक नहीं पढ़ा, क्योंकि संवेदिक प्रेरक किसका है? जीन पियाजे जी का। तो ये चीज़ें आपको समझना है और ये चीज़ें अक्सर जो पढ़ा हुआ होता है उसी में गलती होती है। जल्दबाजी कर देते हैं, अरे ये तो हम जानते हैं, और यही जल्दबाजी में गलती हो जाता है। अगला, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो विद्यालय, परिवार, समुदाय, इन तीनों पर पड़ता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, विद्यालय, अगर विद्यालय अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो होगा, समुदाय जहाँ रह रहा है, समाज में, मोहल्ला में, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य इन सभी पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं बच्चे का वातावरण बेस्ट देना चाहिए। जितना आप बच्चे छोटे में वातावरण बेस्ट देंगे, बच्चा उतना ही बेस्ट आपका होगा। इनमें से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं कहलाता? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों तत्व जो हैं संप्रेषण के तत्व हैं। लेकिन संप्रेषण का नियोजन करना, तो नियोजन कोई तत्व नहीं होता है। ठीक है, ये सभी लोग समझना है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ये आपके प्रीवियस ईयर 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो जिस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। अब आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। कैसे उत्तर दिया गया है? बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो। तो बालक कहीं ना कहीं परामर्श कब समझता है? तो वह आपके किशोरावस्था में ही समझेगा, 12 से लेकर 18 अवस्था की अवस्था में, क्योंकि यही अवस्था जहाँ पे परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला, कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं अभिक्रमित अधिगम के मॉडल के जनक आशुबेल, जीन पियाजे जी, प्रोफेसर हल या स्किनर कौन हो जाएंगे? सभी बताइएगा। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक और कोई नहीं, आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। जी हाँ, अभिक्रमित अन्वेषण के जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक BF स्किनर है। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और प्रयोगों द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रयत्न तथा सफलता प्राप्त करने से सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और वह सीखने में बराबर रुचि लेता है। तो प्रयत्न और सफलता प्राप्त करने में, ये ध्यान रखिएगा। तो अभिक्रमित अन्वेषण मतलब BF स्किनर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? और नहीं वाले ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम कंबाइंड किए। देखिए, कौन से शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं, यानी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता क्या होती है? सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, ज्ञान में संरचना होनी चाहिए, पुष्टिकरण होना चाहिए, क्रमशीलता का भाव, यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं। अगला है कि पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होगी? अब किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूछी गई। किशोरावस्था मतलब सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक अवस्था में जीन पियाजे जी की हमारी जो चतुर्थ फोर्थ अवस्था वह आ जाती है अमूर्त या औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था जो कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट कथन 2-3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सभी लोग जानते हैं। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर कर। कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संभावित प्रश्न है। तो सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर या सिलावे को जाता है?
तो संवेगात्मक बुद्धि का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी आपके गोलमैन ने ही किया है। अगला, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? देखिए, आकस्मिक सिद्धांत याद रखिएगा, और किशोरावस्था के, तो किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत आपको 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। कब दिया? 1904 में दिया। किसका? किशोरावस्था के। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का साथ साथ चलते हैं, यह कथन है हॉल का, स्किनर का, क्रोएमक्रो का या स्ट्रैंग का कथन हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका हो जाएगा? तो सा से सामाजिक, सा से संवेगिक, मतलब सा की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्रो और क्रो का की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात थर्ड ऑप्शन। यानी सामाजिक और संवेगात्मक विकास का साथ साथ चलते हैं, कथन क्रोयम क्रो का हो जाएगा। करने के लिए कम समय में A to Z आपकी प्रिपरेशन होगी, और A to Z प्रिपरेशन के साथ 10 नंबर आपके पक्के करने वाली वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस शब्द से हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना लैटिन भाषा से हुई है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ बाहरी नकाब या वेशभूषा होता है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, TAT परीक्षण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, TAT परीक्षण ये दोस्तों एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, TAT में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो TAT में कुल 31 कार्ड होते हैं। अगला प्रश्न है, मनोज गुणों का वह गया गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। ये किसने कहा है? आलपोर्ट ने कहा है। अगला है, RB कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया है? तो शील गुणों के आधार पर किया है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है इस बार CTET एग्जाम को फतेह करना। दोस्तों, मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष जो ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहा जाता है। रोसा शाही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। जी हाँ, जो रोसा शाही धब्बा परीक्षण होता है इसमें जो प्रयुक्त कार्ड होते हैं इनमें संख्या 10 होती है। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है? तो वैलेंटाइन। जी हाँ, वैलेंटाइन का कहना है कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। इसके बाद है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? जी हाँ, व्यक्तित्व का वर्गीकरण मूल्यों का आधार करने वाले आपके और कोई नहीं, स्प्रेंगर ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने व्यक्तित्व के जो है 3 प्रकार बताए हैं। अगला है, व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान है? तो ये दोस्तों पर्यावरण का। अगला प्रश्न है, एकांत प्रिय, कल्पनाशीलता, चिंतनशीलता व्यक्ति की किस प्रकार की अभिव्यक्ति व होते हैं? जो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, अकेला रहता है, कल्पनाशील होता है, चिंतन अकेला करता है, किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करता, ऐसे अभिव्यक्ति वाले लोगों को ही अंतर्मुखी कहा जाता है और काफ़ी घातक भी होते हैं। किस विचारक की जस से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया? तो थांडाइक के द्वारा। थांडाइक ऐसे विचारक हैं, इन्होंने व्यक्तियों को 3 भागों में बांट डाला। अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला व्यक्तित्व होता है, वह होता है उभयमुखी। उभयमुखी वाला व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां जो है पाई जाती हैं, वह होता है उभयमुखी वाला व्यक्ति। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले 2 कारक कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले पहला कारक होता है जैविक और दूसरा होता है वातावरण। व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा जाता है? तो आंतरिक और बाह्य गुणों को ही व्यक्ति के समग्र गुणों का रूप कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्म गुण का दूसरा नाम क्या होता है? तो दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए आत्म गुण का नाम ही व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व किसका गुणनफल होता है? तो व्यक्तित्व जो होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। अगला, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षणिक लब्धि होती है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिएगा, प्रश्न आपको कैसे लगे। किस प्रकार के बालकों की बुद्धिलब्ध 85 होती है? देखिए दोस्तों, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो बुद्धिलब्ध होती है वह 85 के आसपास होती है, जो बालक पिछड़े होते हैं, क्योंकि 91 से लेकर 109 तक फिर वह समान बुद्धि वाले व्यक्ति कहला जाते हैं।
व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो गाल्टन ने। गाल्टन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बताना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में कुछ वंशानुक्रम कारण होते हैं, कुछ वातावरण भी होता है, जाति, प्रजाति, संस्कृति, राष्ट्र, परिपक्वता, आयु, लिंग, ये सारे रीजन होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यानी आप और हमारे में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं ये सारे रीजन है, कारण हैं। अगला है NIVH क्या है या इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, इसको ही NIVH बोला जाता है। NIVH कहाँ स्थित है? तो ये आपके देहरादून में स्थित है। इसके साथ ही NIVH का पूरा नाम हम पढ़ ही चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOH का, अभी हमने VH का नाम पढ़ा था, लेकिन NIOH का पूरा नाम पढ़ना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स। और NIOH ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। इसके बाद आपका आता है कि NIMH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद पर है। इसके बाद आता है NIHH का पूरा नाम, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडीकैप्ड, और ये कहाँ स्थित है? आपके मुंबई पर स्थित है। दोस्तों, जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। यह कथन किसने दिया? तो ग्राहम क्रो ने दिया था। ग्राहम क्रो ने क्या कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ग्राहम क्रो की परिभाषा है। स्टेटमेंट भी आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी पर आते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन टू आंसर मिलेगा, ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। मानसिक न्यूनता वाले बालकों को क्या कहा जाता है? जो मानसिक न्यूनता वाले होते हैं। तो मानसिक न्यूनता मतलब कम, यानी मंदबुद्धि बालक की बात कर रहे हैं। पिछड़ा बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किसका है? तो यह सीरियल बर्ड का कथन है। सीरियल बर्ड ने पिछड़े बालक की एक परिभाषा बता दी। इसके बाद अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्ध कितनी होनी चाहिए? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बुद्धिलब्ध की जो बालक की बुद्धिलब्ध 140 के ऊपर होनी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक। छात्रों को कैसे विषय देना चाहिए? तो रुचि और योग्यता के अनुसार जो है छात्रों को विषय देना चाहिए। अगला आता है AAMR का पूरा नाम क्या होता है? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड। AAMD का अर्थ क्या होता है? अमेरिकन एसोसिएट मेंटली डिफिशियंसी। ये सारे पूछे जाते हैं आपके। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण होता है? तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो होता है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहलाता है। दोस्तों, बाकर मेहंदी का संबंध किससे है? तो ये सृजनात्मक परीक्षण से। सृजनात्मक परीक्षण का संबंध आपके अगला प्रश्न देखिएगा, किसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया? और वह आपके वुंट है। वुंट ने क्या किया? सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोला और बुद्धि परीक्षण कार्य को वैज्ञानिक का आधार दिया। विलियम वुंट की बात करते हैं। वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की थी? तो 1879 ईस्वी में किया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका देश में सर्वप्रथम जो है आरंभ हुआ था। बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो थर्स्टन के द्वारा किया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि के जो समूह कारक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, तो जब आपके ऑप्शन पे थर्स्टन ऑप्शन दिया रहे उसको कर लेना। समूह कारक मतलब थर्स्टन। डॉक्टर भाटिया द्वारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण कब किया गया? तो 1955 ईस्वी में किया गया था। इसके साथ ही बाधित बुद्धि परीक्षण में प्रयोज्य की बुद्धि का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? तो बाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की। बुद्धि परीक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस परीक्षण का होता है? तो बुद्धि परीक्षण में सबसे अधिक शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग जो किया जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जो है प्रतिपादित की या स्थापित किया था। BF स्किनर जो है किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो BF स्किनर एक प्रकार के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं? तो वाटसन। व्यवहारवाद के अगर जनक पूछा जाता है तो आपके वाटसन कहलाते हैं। अगला, शिक्षण एवं अधिगम में अंतर होता है। तो शिक्षण और अधिगम में किसका अंतर होता है? तो शिक्षण में शिक्षक को अधिक क्रियाशील होना पड़ता है, जबकि अधिगम में छात्र को क्रियाशील होना पड़ता है। ये दोनों में अंतर है। शिक्षण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षक को अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा और अधिगम में छात्र को अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल लियोनार्ड हल हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करके जाइएगा।
अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो फ्राइड ने 2, एक जीवन मूल प्रवृत्ति, एक है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियां तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अर्थात न्यूड थ्योरी किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने दिया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया, जो हमने अभी आपको बताया। मैकडूगल की कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 बताई गई हैं। और स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताए हैं। इसके साथ ही व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। स्किनर की परिभाषा क्या है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। पावलोव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया? तो ईपी पावलोव सभी लोग जानते हैं किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, ये कुत्ते पर किया गया था। सभी तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो इनको भी आपको भूलना नहीं है। तो उत्तेजक जोड़ दिया गया, वह है घंटी। इसके साथ ही प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। थांडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य व गौण नियम बताएं? तो थांडाइक ने मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5 बताएं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये थांडाइक के मुख्य नियम है। क्रिया को उत्तेजित करना, नियमित करना तथा जारी रखने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरण कहते हैं। यह कथन किसका है? गुड का कथन है। स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। क्रिया को उत्तेजित करना, उसको नियमित बनाए रखना और जारी रखना को ही अभिप्रेरण कहा जाता है। यह कथन गुड का कथन है। दोस्तों, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का कथन है। मैकडूगल ने क्या है, जो व्यक्ति की व्यवहार होती है उसकी मूल प्रवृत्तियों से ही जो है संचालित होती है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा है। संज्ञानात्मक छेद का सिद्धांत किसने दिया? तो कर्ट लेविन ने दिया। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? एच वर्ग ने दिया। इसके साथ साथ आपका प्रश्न पूछा जाता है कि निंदा, पुरस्कार आदि अभिप्रेरणा की कैसे साधन है? तो ये बाह्य साधन कहलाते हैं। निंदा, पुरस्कार ये अभिप्रेरण के बाह्य पुरस्कार या बाह्य साधन कहलाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन वी.एफ. स्किनर द्वारा किया गया है। जी हाँ, नोट कर लीजिए। आवश्यकता, चालक व प्रोत्साहन का योग क्या कहलाता है? इसी को ही प्रेरक कहा जाता है। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इन तीनों को योग को ही प्रेरक कहते हैं। अधिगम के अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह आपके ईपी पावलोव हैं, सभी लोग जानते हैं। सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का निचोड़ आने वाला है। सारे मनोवैज्ञानिकों को A to Z रिपोर्ट आने वाला है, A to Z क्वेश्चन आने वाले हैं। वो वही क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, संभावित प्रश्न। दोस्तों, कॉल्सनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो कॉल्सनिक ने बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई। नोट कर लीजिएगा। माता पिता ने संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को क्या कहा है? तो वंशानुक्रम कहा है। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है। कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया है, या कह सकते हैं सभी टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और रिपीट भी होता है। कल्पना सृष्टि का नामक स्वयं शिशु होता है, किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। इसके साथ ही शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। जी हाँ, जो शैशवावस्था होती है इसमें सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। इसके साथ व्यक्ति का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत हो गया। इसके साथ सूझ का सिद्धांत, यह है गेस्टाल्ट का सिद्धांत, जो अन्य नामों से जाना जाता है। सूजी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक है, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा और लेविन। नोट करते जाइएगा, एक एक प्रश्न को रिपोर्ट नोट करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड की मेमोरी पे सेव करते जाइएगा। दोस्तों, समान रूप से मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो समान रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रास ने कहा, क्योंकि इनका जो है रास नहीं आता है। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रांसीसी गाल्टन द्वारा लिखी गई है पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस। इसके साथ ही अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने की है? वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? लोगों की स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो बालक का विकास जो परिणाम कहलाता है किसका होता है? ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का हो जाता है, अर्थात दोनों का हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? एकीकरण, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? यह विचार आपके निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दरों में, विकास के क्रम में या विकास के समान क्षमता में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो आपके जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी, आप सोचिए, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वे एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं? विकास की दरों में होते हैं। ना ही वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ना विकास के क्रम में, विकास के समान क्षमता में। क्या है? विकास के दरों में होती। दर क्या है? अलग अलग होती, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोला जाता है, क्योंकि दर क्या है? अलग अलग होती। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक? सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जो जाना जाता है वो क्या जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, नैतिक। जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आती है, नैतिकता का जिक्र होता है। नैतिक शब्द देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग करिए। लॉरेंस कोहलबर्ग वैज्ञानिक नाम आता है, तो नैतिक किसमें नैतिकता शब्द का यूज किया गया है? नैतिक शब्द का यूज किया गया है। नैतिक का पाठ पढ़ाया गया है, नैतिकता की बात की गई है। अगला, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? भय, घृणा, आश्चर्य, मोह। तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा होगा? देखिए, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और इनकी विशिष्ट भावना जुड़ी होती है। जिज्ञासा भी एक मूल प्रवृत्ति है और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से संबंधित है। तो मैकडूगल ने मानव व्यवहार को समझाने के लिए प्रवृत्ति और भावना के बीच जो अंतर होता है, संबंध होता है, उस पर जोर दिया है। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी हुई होती है, इसलिए अगर इसमें देखा जाए जिज्ञासा का संबंध आपका आश्चर्य से होगा, ना कि भय से होता है, ना ही घृणा से, ना ही भूख से होता है। और मैकडूगल से एक दो प्रश्न या कि मैकडूगल से प्रश्न पूछा ही जाता है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, अध्यापक की दृष्टि से पूछा जाए, अगर सर्वोत्तम पूछा जाए, अध्यापक की दृष्टि से कोई भी चीज़ होगी, सभी बच्चे एक समान है, ये समझ लीजिएगा। आपके लिए कोई भी बच्चा विशेष नहीं होता, सभी बच्चे एक समान है। तो एक अध्यापक की दृष्टि से नहीं, आपकी दृष्टि से प्रत्येक बच्चा, आपकी दृष्टि से क्या है? आपको क्या बोलना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। जी हाँ, क्या आपको बोलना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है कितने कोषों में? जी हाँ साथियों, सभी लोग बताइएगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोषों में, या कोई भी कोषों में नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ जो है केवल 1 कोष में होता है। क्या होता है? केवल 1 कोष में होता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है, पैरों के उचित उपयोग से है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति? आप सभी लोग जानते हैं गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या होता है? मांसपेशियों का विकास और पैरों का उचित प्रयोग। सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं गामक विकास की जब भी बात की जाती है, मांसपेशियों की विकास, मांसपेशियों में सबसे बड़ी हाथ, पैर, पीठ, पेट इनमें होती हैं। छोटी मांसपेशियां उंगलियां और कलाई में होती है। और 2 प्रकार के गामक कौशल होते हैं, एक स्थूल गामक कौशल, दूसरा सूक्ष्म होता है। स्थूल में बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, और सूक्ष्म में जैसे लिखना, छोटी वस्तुओं को पकड़ना, ये छोटी होती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर शक्ति और क्या हो जाएगा, गति। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति और गति। सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। खाली स्थान की अवस्था बालक की दृष्टि से एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती हैं। किस अवस्था में श्रवण इंद्रियां जो है विकसित हो चुकती हैं? किस अवस्था में बालक की दृष्टि श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, बच्चे की दृष्टि जो श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से विकसित 3 से 4 साल में हो जाती। श्रवण इंद्रियां जो होती है वह 3 से 4 में विकसित हो जाती हैं। कई जगह आपको इसके अलग आपको मिलेंगे आंसर इसका। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये आपके सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इन प्रश्नों पर काफ़ी डाउट होता है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए हमें बताना होता है। तो 3 से 4 वर्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करना? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, नई खोज की बात की जा रही है और घूमने की। अब ये दो चीज़ें देखिए किस अवस्था में बच्चा ज़्यादा करता है, और वह कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कहलाता है आपके 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर होता है? सभी लोग बताइएगा। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? देखिए, जब भी तर्क की बात करें, जिज्ञासा की बात करते हैं, तो लगभग ये आपके 7 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास नॉर्मल देखा जाए उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। जिज्ञासा मतलब होता है आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने की बच्चा कोशिश करता है, समझता है और उस पर इंटरेस्ट भी लेता है। तो यहाँ पे जो आपका 11 वर्ष दिया गया है वह आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग क्या होती है? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, देखिए नवजात शिशु में केवल समान उत्तेजना होती है जो बाद में खुशी और संकट में विभेदित होती है, और 5 भावनाएं विकसित होती हैं। एक होता है समान उत्तेजना, एक होता है विभेदित, एक संवेगात्मक होता है। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो भाग होगा यहाँ पे संवेगात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवेगात्मक इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? ये सभी लोग जानते होंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने का नाम ने आपने सुना होगा। ये सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों ने मिलकर 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में दोनों ने मिलकर किया था, अल्फ्रेड बिने तथा साइमन। तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिने ही बस दिया गया है। तो डी ऑप्शन को आपको चयन कर लेना है, बिना पूछे आंख बंद करके A to Z माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन का प्रतिबिंब सेव करते जाना है। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब अवधारणा। क्या क्या दिया गया है आपका? प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित होते हैं। किसमें अंतर्निहित है? तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? विचारात्मक प्रक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगी? विचारात्मक प्रक्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए, जब भी छोटा बच्चा खिलौने या अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके जो दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं उस बच्चे में जिज्ञासा होती है कि आखिर इस खिलौने में किस किस से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे बनता है। तो बच्चे उसको देखता है, तो बच्चा क्या उसमें इंटरेस्ट लेता है, अर्थात बच्चे में जिज्ञासा होती है जानने की। और बच्चे हमें क्रिएटिव माइंड भी होते हैं, कुछ नए चीज़ें सीखते रहते हैं, सोचते भी हैं। अगला, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? अब ये भी बड़ा प्रश्न है तो प्रश्न छोटा लेकिन सवाल बड़ा बन जाता है कि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो हमारी शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण।
क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। सिंपल सा प्रश्न था और सिंपल तरीके से आपने समझ में लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए, समस्या की पहचान और उसको परिभाषित करना, यानी हमारा समस्या के प्रति, तो समस्या के प्रति जागरूकता, ये क्या होता है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है वो उस पर जागरूक होना। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, वृद्धि का विकास किससे संबंधित होता है? तो वृद्धि का विकास जो संबंधित होता है वह आपके आकार और भार से होता है। केवल शब्द तो सभी लोग जानते हैं, पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था की अवधि बताइए। तो नॉर्मल सी बात है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको 12 से 19 दे दिया जाए तो 12 से 19 ही करना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम क्या क्या होते हैं? देखिए, वंशक्रम संबंधी जो नियम होते हैं उसी को ही हम समानता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वंशक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से संतान तक गुणों का संचरण होता है। यह आनुवंशिकता के आधार पर होता है, तो समानता के नियम से संबंधित आपका हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है? तो बुद्धि और विकास में जो संबंध होता है वह एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, सी टेट, MP टेट, UP टेट, रीट सभी में पूछा गया प्रश्न है। बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है। बाल विकास का सही क्रम सभी लोग बताइए। बाल विकास का सही क्रम, देखिए, बाल विकास में पहले आता शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आता है, सबसे बढ़िया क्रम है। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक और आता है नन्हा बच्चा की आयु बताइए। देखिए, नन्हा बच्चा जो होता है 1 से 3 साल के अंदर नन्हा बच्चा आता है। प्री स्कूली बच्चा जो आता है 4 से 6 साल की उम्र में प्री स्कूली बच्चे को बोला जाता है। स्कूली बच्चा 6 से 13 को प्री स्कूली बोला जाएगा, 4 से 6 और 6 से 13 स्कूली बच्चा बोला जाएगा। किशोर किशोरी 13 से 20 तक बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखा जाए तो ये हमारा सही होगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य होता है आकार और सोच और कौशलों में वृद्धि। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शारीरिक विकास के क्षेत्र को स्नायु मंडल बोला जाता है। इसके बाद ये और भी कई बार पूछा गया है, देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम भी करता है, परिवार का वातावरण भी करता है, परिवार की सामाजिक स्थितियाँ। ये तीनों ऐसे रीजन हैं, तीनों ऐसे कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे। क्योंकि किसी बच्चे का अगर मानसिक विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, जहाँ बच्चा रह रहा है उसका वातावरण और सामाजिक स्थिति भी निर्भर करती है। अगला है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है? किसी बच्चे को अगर सीखना है उसके लिए जो प्रोजेक्ट विधि होती है, तो सीखने के लिए बच्चा कभी भी सीख सकता है। बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, पूर्व बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, किशोरावस्था में भी सीख सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अक्सर गलती लोग कर देते हैं, सीखना है, प्रोजेक्ट दिया गया है तो कहीं ना कहीं प्राइमरी होगा या बाल्यावस्था में होगा या किशोरावस्था कर देते हैं। बाल्यावस्था क्यों होती है? तो बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है ना, तो यही पूछा गया किस तक, तो 12 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा और न्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है?
संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं भी आती हैं, संयोजन की समस्याएं। तो किशोरावस्था की तीनों समस्याएं हैं। अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी समस्याएं आपकी किशोरावस्था की है, इसलिए हम उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को चयन कर लेंगे। विकास शुरू होता है, तो विकास जो शुरू होता है कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास आपका शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत अच्छा है कि परिपक्वता का संबंध किससे होता है? और परिपक्वता एक ऐसा शब्द है, हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न आना ही आना है, बिल्कुल तय है, निश्चित है। किस प्रकार के प्रश्न आ जाए ये निश्चित नहीं, लेकिन प्रश्न आना जरूर है। तो परिपक्वता का संबंध है, भाई कोई भी चीज़ परिपक्व कब होगी? जब उसमें विकास होगा। जब आप अपने आप को विकास करेंगे तब आप परिपक्व बनेंगे। मतलब परिपक्वता का सीधा संबंध अनुभव और अनुमानसिकता से होता है, जो व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और शरीर रूप से विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे विकास जो होगा वो सभी में आ जाता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत यहाँ पे बताइएगा। तत्परता का, एकता का, व्यक्तित्व अंतर का, इनमें से सभी का। देखिए वृद्धि और विकास का जो सबसे मुख्य सिद्धांत हमारा कहलाता है वह व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, क्योंकि व्यक्तियों में जो होता है वह डिफरेंस होता है। सभी व्यक्तियों का विकास और वृद्धि एक समान नहीं हो सकती, इसलिए व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत मुख्य हो जाता है। विकास कैसा परिवर्तन होता है? तो विकास एक प्रकार का हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। विकास कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन चलता है, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए विकास के सिद्धांतों की बात करें तो सभी विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है। तो सभी लोग जानते हैं इनमें से विकास का जो सिद्धांत सही है कि सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये सही होगा। बाकी सारी गलत दिए गए हैं, सारे विकास के विपरीत वाले ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास किशोरावस्था में उच्चतम पे होता है, जिसे हम 15 से 20 बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपके ऑप्शन पे ही नहीं दिया गया है, तब आपका सही क्या होगा? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 वर्ष की आयु तक बालक का उच्चतम मानसिक जो है वो पहुंच जाता है, 15 से 20 वर्ष कह सकते हैं, और 15 वर्ष यहाँ पे एवरेज माना भी गया है। अब आप बोलेंगे किस ऑप्शन को सही कहा जाए? तो यहाँ पे 10 से 15 वाला ऑप्शन हम कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन 15 से 20 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो 10 से 15 वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है और भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान सामान्यता मानव खाली स्थान से संबंधित होता है। देखिए मनोविज्ञान सामान्यतः मानव की भावनाओं, विचारों, आचरण इन तीनों से संबंधित होता है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली स्थान बनाने में सक्षम बनाने में होनी चाहिए। देखिए जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, क्लास में पढ़ाने जाएंगे, वो सपना जब साकार होगा तो सोचिए शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ही ज़िंदगी में बनाने में सक्षम बनाने वाली कैसी होनी चाहिए? वह सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए, सभी संबंधितों के लिए, क्योंकि सभी के लिए समान अवसर है, समान अधिकार है। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि किसका विकास करना? देखिए शिक्षा का जो सिर्फ उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा तो उसमें बुद्धिमत्ता भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सब कुछ उसके पास उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या वस्तुनिष्ठता। सभी लोग जानते हैं एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण इनमें से क्या नहीं हो सकता? देखिए एक अच्छी उपलब्धि जांच का जो अभिलक्षण होता है वह विधिमान्यता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन द्व्यर्थकता नहीं होनी चाहिए। किसी के दो अर्थ नहीं निकलना चाहिए। ये वाला निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। बच्चे का पहला शिक्षक, तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता ही होते हैं। ये सीटेट एमपीटीटी में भी आया हुआ प्रश्न है, सीटेट एमपीटीटी में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न।
सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं मानी जाती? सभी लोग जानते हैं स्लाइडर प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड होता है, एपिडायस्कोप होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती? देखिए, जब भी प्रोजेक्ट सहायता सामग्री की बात की जाती है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब लिखेंगे तभी आएगा। ओपन प्रोजेक्शन भी होता है, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड, ये सारे आपके आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे, लेकिन ब्लैक बोर्ड आपका प्रोजेक्ट पे नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। 4 ऑप्शन दिए गए। सभी लोग जानते हैं अनुसंधान से पता चलता है कि क्या है? अभिप्रेरणा। अनुसंधान से हमें यह पता चलता है कि अभिप्रेरणा कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संबंध योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभिप्रेरणा इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। कौन सा शैक्षणिक तंत्र है? विचारणीय मूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं 2009 में लागू किया गया है। कई बार मैं बताया हूँ। और सभी तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और है। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। कैसा होता है? सक्रिय और सामाजिक। थर्ड वाला यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, इन तीनों को होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? ये CTET, MP TET, UP TET, रीट सभी के लिए एग्जाम के लिए है। तो बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि बताना है। तो बुद्धिलब्धि के लिए क्या होता है? मानसिक आयु पहले लिखिए, फिर उसकी वास्तविक आयु कर लीजिए और उसमें 100 का गुणा कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 का गुणा 10 से करेंगे 120 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कहाँ तक कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, सभी लोग जानते हैं।